बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबको न्यू फर्स्ट ईयर में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकेमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली केमिस्ट्री की सारी वीडियोस, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स वो आप तक और आपके सारे दोस्तों तक इजीली पहुंच सकें। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इस चैनल पे ईटा सीरीज़ जो है वो अपलोड होती रही है, लेकिन आज से हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग जो है वो आज स्टार्ट लेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टाइक्योमेट्री, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इसमें हम स्टाइक्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टाइक्योमेट्री की तरफ जाने से पहले हमने बात करनी है अबाउट केमिकल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, 9th और 10th की केमिस्ट्री में हमने बार बार ये वर्ड जो है वो पढ़ा भी है, सुना भी है, और आप में से बहुत सारों को इसकी डेफिनेशन भी आती होगी। एक सादा सी डेफिनेशन हम केमिकल रिएक्शन की ये करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है, और आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कुछ न्यू बॉन्ड्स जो है, न्यू केमिकल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस। अब जब ओल्ड बॉन्ड की बात आ रही है, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं एक्चुअली रिएक्टेंट्स में, और न्यू बॉन्ड जब बनते हैं तो ये हमारे पास एक नई चीज़, केमिकली एक नई स्पीशीज बन जाती है, जिसको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनको सेपरेट किया जाता है बाय एरोहेड। अगर तो ये एरोहेड जो है वो सिंगल हेडेड है, जैसे कि आपके सामने ड्रॉ है, तो ये यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन होगा या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बट अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में यही वाला जो एरो है ये डबल हेडेड हो गया है, मतलब ऐसे, तो ये डबल हेडेड एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये वाली बात भी आपने जो है वो क्लास 10th में पढ़ी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, वापस आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। मोस्ट कॉमन रिएक्शन जिससे आप वाकिफ है, फोटोसिंथेसिस है। यू नो कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये प्लांट्स में आके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्ट करते हैं, और इससे C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ ऑक्सीजन। ये प्लांट की फूड प्रिपरेशन है। अब इस रिएक्शन में आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये टोटली केमिकली अलग स्पीशीज हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनमें कुछ चेंज आया है, और उस चेंज के बाद न्यू प्रोडक्ट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन बने हैं।
अब ये चेंज जो है वो असल में ब्रेकेज और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की वजह से आता है, और इसी ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपके पास अमोनिया फॉर्मेशन की लिखी हुई है कि जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट, और अमोनिया जो है वो बनता है। अब ये जो अमोनिया फॉर्मेशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन के अंदर जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपके सामने हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन जो है इसको डियर स्टूडेंट्स एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक अलामती जुबान में जो है वो लिखा जाता है। आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको सिंबल्स दी जाती हैं। कंपाउंड की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मूला कहलाती है। तो केमिकल इक्वेशन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। आपके सामने इस इक्वेशन में हमने कहा रिएक्शन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये पूरी एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिकली लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह उसका फार्मूला, वाटर की जगह उसका फार्मूला, और इसी तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है इनके भी फार्मूलाज हमने लिख दिए हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, एंड दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दिस स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन जो है इसमें हम दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड्स पर जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनको हमने इक्वलाइज करना होता है, उनको हमने बराबर करना होता है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे उस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर ये लिखा हुआ है 3H2, अब ये वाला जो 3 है ये 3 ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 6। इधर आए 2NH3, अब ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। सिमिलरली इधर जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये 1 है। जिसके साथ रिमेंबर कुछ भी ना लिखा हो वो 1 होता है। तो ये 1 को आप मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएंगे। और इस तरफ आए तो n के साथ कुछ नहीं है नीचे तो ये नंबर 1 है, तो ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर आप ऊपर सनलाइट फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर है कार्बन 1 और इधर है 6। इट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन या आप हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है इनके नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी नहीं है। इसको आप खुद बैलेंस कीजिएगा कि किस तरह से बैलेंस करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज इक्वल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। डिटेल हमारा टॉपिक आएगा इंशाल्लाह आगे, केमिकल इक्वेशन और उसकी जो बैलेंसिंग वगैरह है या उसकी ज़रूरत क्यों है वो हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखिएगा कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन तब तक सही नहीं होगी जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो इसलिए आपने हमेशा जो है वो कैलकुलेशन करने के से पहले इक्वेशन को हर सूरत में बैलेंस करना है। तो ये हमारे पास हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम डे स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्टाइक्योमेट्री।
क्या है? स्टाइक्योमीट्री। आप इसको स्टिशियोमीट्री भी पढ़ सकते हैं, स्टाइक्योमीट्री भी पढ़ा जाता है, स्टिशियोमीट्री भी पढ़ा जाता है। तो स्टाइक्योमीट्री जो है हम पढ़ते हैं कि ये हमारा चैप्टर का नाम भी है, हमारा ये टॉपिक भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड है स्टाइक्योमीट्री, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे ये वर्ड स्टाइक्योमीट्री डिराइव किया गया है। इनमें एक आपके पास है स्टाइक्योन, ग्रीक वर्ड है स्टाइक्योन, और इसका मीनिंग होता है एलिमेंट। स्टाइक्योन मीन एलिमेंट। और सेकंड वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर हम सिर्फ इन दो वर्ड्स को देखें तो ये हमारे पास इसका जो एक्चुअल मीनिंग बना वो हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट। नाम से जाहिर है कि ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है या कुछ ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ मेजरमेंट करते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास जो स्टाइक्योमेट्री है ये है स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है जी? कि अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बिटवीन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनता है उसकी स्टडी को हम स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म यूज हुई है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मैंने आपके सामने लिखा रिलेशनशिप बाय क्वांटिटीज। क्वांटिटी आप जानते हैं मिकदार को कहा जाता है, अमाउंट को कहा जाता है। तो मिकदारों के लिहाज से जो आपस में रिलेशनशिप बनता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्या मतलब मिकदारों के लिहाज से? डियर स्टूडेंट्स, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है 2H2 प्लस O2 gives us 2H2O। ये जो आपके साथ सामने H2 के साथ नंबर लिखा हुआ है 2, O2 के साथ आपको पता है, बताया मैंने 1, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 का डिजिट जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो आपके सामने केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए जो हम लोग जो है वो डिजिट्स यूज करते हैं, जो हम लोग नंबर यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये कोएफिशिएंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मोल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़े हैं, और इस चैप्टर का भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही होगा। ठीक है, तो डिटेल में हम मोल को इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी कुछ देर के बाद। तो अभी फिलहाल इतना समझें कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो इस इक्वेशन को फिर हम ऐसे रीड करेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water। मतलब जब कभी भी 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में हमेशा 2 मोल्स वाटर के बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्या हो गया? ये क्वांटिटी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने हमें क्वांटिटी बताई है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। लेकिन अगर फर्ज करें हमसे कोई कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 3 है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिएक्ट कर जाते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो अब जो है वाटर कितना बनेगा? डियर स्टूडेंट्स, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, ये कभी भी 2 मोल वाटर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमने रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज को चेंज किया है। तो जब रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज को आप चेंज करेंगे
तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। ये जो है हमारे पास कि जब आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी को चेंज करेंगे और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज भी चेंज हो जाएंगी, दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे किसमें? स्टाइकियोमेट्री में। हम ये पढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट को अगर चेंज किया गया है तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट में क्या चेंज आया है, या अगर एक रिएक्टेंट की अमाउंट को चेंज किया गया है तो दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट में क्या चेंज आया है। ये जो कैलकुलेशंस होंगी, ये जो स्टडी होगी, वो हम करेंगे स्टाइकियोमेट्री में। स्टाइकियोमेट्री को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब स्टाइकियोमेट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे, और वो टॉपिक हमारे पास है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, मोल और एवोगैड्रो नंबर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं, एंड दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एटम, और ये टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। जब कहीं रिलेटिव का वर्ड आ गया है तो इट्स मीन कि किसी भी टर्म को किसी दूसरी चीज के साथ, किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, एक्चुअली दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, कि किसी एलिमेंट के एक एटम का ये मास है। और कौन सा मास है? विच इज कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन एटम विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कि अगर हमारे पास कार्बन का एक एटम है, कार्बन 12 का, कार्बन 12 से मुराद कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 होगा, तो कार्बन 12 का जो एक एटम, उसका जितना मास है उसके 12वें हिस्से के साथ 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा किसी भी एटम के मास को, तो वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ये स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है, एक स्केल है। इस स्केल के मुताबिक जो है वो जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास 1, और AMU एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है, नाइट्रोजन का 14 AMU है, सोडियम का 23 AMU है, एंड सो ऑन। ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप इनसे मॉलिक्यूलर मैसेज या फार्मूला मैसेज कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। जब मॉलिक्यूलर मैसेज और फार्मूला मैसेज कैलकुलेट नहीं होंगे तो फिर हम आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो मर्जी है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो पीरियोडिक टेबल भी इन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपके पास हम वक्त मौजूद होना चाहिए। एटॉमिक मैसेज आपको जो है वो फिंगर टिप्स पर मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनके याद होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मोल। डियर स्टूडेंट्स, मोल या ग्राम मोल, मोल और ग्राम मोल एक ही बात है। डिफरेंट डेफिनेशन हमने की हैं डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के लिए। आप जानते हैं कि केमिकल स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ एटम्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हो सकती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ आयंस हो सकती हैं। तो हमने हर एक केमिकल स्पीशीज के लिए मोल को अलग अलग जो है वो डिफाइन किया है, और एट द एंड इन डेफिनेशंस को हम कंबाइन कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेफिनेशन जो आपके सामने है कि इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि अगर किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, याद रखिएगा एटॉमिक मास का यूनिट अभी हमने पढ़ा है AMU, अगर एटॉमिक मास जो है उसको हम एक्सप्रेस कर दें किससे? ग्रामों में एक्सप्रेस कर दें, यूनिट चेंज किया हमने, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो ये जो क्वांटिटी आपके पास होगी
इसको मोल कहेंगे, ग्राम मोल कहेंगे, या एटम के केस में हम इसको ग्राम एटम्स कहेंगे। एग्जांपल ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU। रिमेंबर, AMU जो है बहुत ही छोटा सा यूनिट है, तो इसलिए AMU जो है ये हम वे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 1 AMU के बजाय 1 ग्राम ले लें, मैग्नीट्यूड वही है, यूनिट हमने चेंज कर दिया। ये बात भी याद रखिएगा, 1 AMU और 1 ग्राम इक्वल नहीं है। ग्राम जो है वो कहीं बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन हमने मोल की डेफिनेशन के लिए 1 AMU जो है, AMU को हटा के हमने ग्राम लगा दिया और मैग्नीट्यूड या नंबर जो है वो सेम है। तो अगर हम 1 AMU है तो हाइड्रोजन के हम 1 ग्राम वे कर लें, तो ये जो क्वांटिटी होगी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 gram atoms of hydrogen. Similarly, if we have carbon, कार्बन का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है 12 AMU। अब यहाँ हम AMU को हटा के ग्राम लगा देते हैं, 12 ग्राम कार्बन का वे कर लेते हैं, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है ये कार्बन का 1 मोल होगा या 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। सिमिलरली, इफ यू हैव सोडियम Na, तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU। तो डियर स्टूडेंट्स, 23 AMU जो है इसके बजाय हम 23 ग्राम वे कर लें, तो फिर ये क्वांटिटी 23 ग्राम जो है ये 1 मोल के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होगी डेफिनेशन मोल की जब हमारे पास कोई स्पीशीज एटम की फॉर्म में होगी। सिमिलरली, इफ यू हैव मॉलिक्यूल, तो डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल के केस में हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो लेते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूलर मास? डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स के एटॉमिक मैसेज को आप सम कर लें, आप ऐड कर लें, तो ये मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव H2O, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. We know हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और यहाँ एटम ऑक्सीजन के कितने 16, तो 2 प्लस 16 दिस इज 18 AMU। अब ये जो 18 AMU है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो ये क्वांटिटी उस मॉलिक्यूल के लिए मोल, ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव H2, रिमेंबर H2 इज अ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU। अभी हमने कहा है कि हाइड्रोजन एटम के केस में ये 1 AMU होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ 2 एटम्स हैं, तो एक एटम का अगर 1 AMU है तो 2 का 2 AMU हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 AMU, तो हम 2 AMU के बजाय हम ग्राम ले लेते हैं। हमने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, हमने यूनिट को चेंज कर दिया ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटी आपके पास 2 ग्राम ऑफ H2 है, दिस इज 1 मोल ऑफ H2 और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इसी तरह से इफ यू हैव O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये 32 AMU बनेगा। 32 AMU को हमने हटा के ग्राम लगा दिया, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल आपके पास वाटर की है। अभी हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 18 AMU, तो अगर हम 18 AMU को हटा के ग्राम लगा दें तो दिस क्वांटिटी इज 1 मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ वाटर contain 18 gram, 1 mole of oxygen contain 32 gram and 1 mole of hydrogen H2 contain 2 gram. Dear students,
अब आते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ, फार्मूला मैथ्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड होता है तो उसके मैथ्स को हम फार्मूला मैथ्स कहते हैं। फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स की कैलकुलेशन एक जैसी है। मॉलिक्यूलर मैथ्स की टर्म यूज होती है मॉलिक्यूल के लिए, फार्मूला मैथ्स की टर्म यूज होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, लेकिन इनकी कैलकुलेशन जो है वो एक जैसी है। फर्स्ट करें, ये है NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है कंपोज्ड ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। रिमेंबर, आयन का आयनिक मैस और एटम का एटॉमिक मैस एक जैसे होते हैं। तो सोडियम आयन, इसका आयनिक मैस होगा 23, वही जो सोडियम एटम का है। क्लोराइड आयन का एटॉमिक मैस होगा 35.5, क्लोरीन एटम का भी यही है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 AMU जो है, दिस इज फार्मूला मैस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड के केस में हम टर्म फार्मूला मैस यूज करेंगे, और जब किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा तो ये क्वांटिटी आपके पास मोल, ग्राम मोल या फिर ग्राम फार्मूला यूनिट्स कहलाएगी। सिंपली ग्राम फार्मूला भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस कितना है 58.5 AMU। अगर हम सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम ले लें तो दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1 ग्राम फार्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मोल को जो है वो डिफाइन किया है एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मोल की जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारा अगला टॉपिक आएगा, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन था नंबर ऑफ मोल्स का। अब साथ था हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि कोई ना कोई नंबर होगा। एवोगैड्रो नंबर जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, N फॉर नंबर, और जो सबस्क्रिप्ट में A लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये नंबर जो है वो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसका नाम जो है वो रख दिया गया है। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 1 मोल की बात की है, तो जो 1 मोल है, 1 मोल अगर किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड्स हैं या आयन्स हैं, तो किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल है तो उस 1 मोल में पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से मुराद क्या है? पार्टिकल जो है वो याद रखिएगा, एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, और वो जो है फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी चीज के 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो क्या कहलाएगी? एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा, वो बिल्कुल फिक्स है, और वो है 6.023 × 10⁻23। ये फिक्स्ड वैल्यू है फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या मतलब है? हमने यहाँ वापस आए, यहाँ पर H2 के 2 ग्राम 1 मोल की इक्वल है। इट्स मीन कि अगर हम H2 के 2 ग्राम लेते हैं तो हमने 1 मोल लिया है, और इस 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.023 × 10⁻23 होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर जो है वो O2 हमने लिया है तो O2 के अंदर 32 ग्राम का मतलब है 1 मोल, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23। सिमिलरली, इफ वी हैव सोडियम एटम 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मोल अगर सोडियम एटम के हों तो यहाँ सोडियम एटम्स की तादाद जो है वो कितनी होगी? 6.02 × 10⁻23। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, और कहीं आप एंट्री टेस्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी आपके काम आएंगे।
वी हैव एमसीक्यू नंबर 1 के which of the following does not contain Avogadro number of particles. Option A is 12 gram of carbon. Option B is 24 gram of magnesium. Option C is 16 gram of methane, और ऑप्शन डी इज 9 ग्राम ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि ये चार आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नहीं है, तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ऑप्शन बी है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड ऑप्शन डी इज 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो आपने सर्च करनी है वो है कि कन्वर्ट the atomic mass of nitrogen in ग्राम, कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ये दूसरा आपका काम है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। इस लेक्चर में हमने स्टोइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें हमने मोल को जो है ना वो बहुत बेसिकली इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर पे बात की। एंड पे आपके सामने जो है वो 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसी लेक्चर जो कि यूट्यूब पे अनकेमिस्ट पे अपलोड है तो इसके कमेंट्स में आप लोग जो है वो कमेंट करेंगे। आई विल आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।